तो इस चैप्टर के जो सबसे लास्ट लेक्चर है और टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझेंगे और सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर फिशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि है क्या। ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1938 के आसपास और इसमें दो साइंटिस्ट हुए। एक साइंटिस्ट हुए ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यूरेनियम का न्यूक्लियस लिया, यूरेनियम लेकर के उस पर न्यूक्लियस पर बॉम्बार्डिंग कराया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन से। और जो न्यूट्रॉन मूव कर रहा था वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन था। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम 35 ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, इसको एब्जॉर्ब किया और इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। और स्प्लिट होने के बाद दो मटेरियल अलग अलग आए, दो न्यूक्लियस अलग आए, बेरिलियम एंड क्रिप्टन। वही जो बॉलीवुड फिल्मों में बॉम्ब बनाते हैं ना, क्रिप्टन, वो बॉम्ब नहीं होता, वो सब नाम दिखाने के लिए करते हैं, है ना, कि क्रिप्टन, क्रिप्टन एक मटेरियल है। तो दो पार्ट में ये स्प्लिट हो गया और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर इनको न्यूट्रॉन मिले। क्या मिले? न्यूट्रॉन। और ये जो न्यूट्रॉन मिले वो तीन मिले, तीन न्यूट्रॉन। साथ ही साथ इन्हें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट भी मिला, यानी एनर्जी मिली। यहाँ पर एक बात समझनी ये है कि आखिर ये यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटा क्यों? सवाल पैदा ये होता है, आखिर हुआ क्या, उसका मैकेनिज़्म क्या है ना। तो मैकेनिज़्म को आगे चल कर के दो साइंटिस्ट और हुए, उन्होंने मैकेनिज़्म को समझाया और उसको समझाने के लिए उन्होंने यूज़ किया लिक्विड ड्रॉपलेट्स को। पानी की जो बूंद होती है उसको उन्होंने लिया, पानी की बूंद को एज ए न्यूक्लियस माना। समझिएगा, जो वाटर है, वाटर की बूंद, उसको क्या किया, इसको एक पहले बात तो स्फीयर माना और कहा कि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। अजब, प्रोटॉन और भी है, एक ही प्रोटॉन तो होता नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर की देखा जाए, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 10, तो 10 एटॉमिक नंबर का मतलब 10 प्रोटॉन होंगे उसके अंदर। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन 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 ये कई सारे हैं, तो ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे या रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए। और रही सही बात न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन तो बेचारे न्यूट्रल है, वो इनके झगड़े में क्यों पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन होता तो समझाता इनको कि भाई नहीं टूटो, नहीं, घर न तोड़ो। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में घर को तोड़ रहे हैं। इस घर को जोड़ कौन रहा है? आखिर न्यूक्लियस बना किसे है? हाँ, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स का मतलब जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन से मिलकर के न्यूक्लियर बना है, न्यूक्लियस बना है। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको मिला करके ये न्यूक्लियस बना। उनके बीच में भी एक न्यूक्लियस फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एक चीज़ तो वो उसको रोके हुए है और दूसरा चीज़ रोके हुए है, इन्होंने जो मॉडल दिया, मॉडल को समझाने के लिए कहा कि देखो ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है ना, इसके ऊपर लगेगा सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन अगर लिक्विड का देखा जाए तो उसका काम होता है उसके एरिया को डिक्रीज़ करना। इसीलिए पानी की बूंदें गोल होती हैं, हमेशा क्या होती हैं, स्फीयर के फॉर्म में आती हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से। तो दो फोर्सेस हैं, एक तो न्यूक्लियस फोर्स और दूसरा है सरफेस टेंशन। इन दोनों की वजह से ये न्यूक्लियस रुका हुआ है, प्रोटॉन के रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद। अब बात आती है कि हुआ क्या। हुआ ये कि मान लीजिए एक यूरेनियम का U-35 हमारे पास एक न्यूक्लियस है, U-35। इस न्यूक्लियस पर हमने क्या किया कि बॉम्बार्डिंग कर दिया न्यूट्रॉन का। किसकी बॉम्बार्डिंग कर दिया भाई? न्यूट्रॉन का। तो बॉम्बार्डिंग करेंगे तो होता क्या है कि ये न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया, इसने इसको अब्जॉर्ब कर लिया और न्यूट्रॉन के पास थी एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ जब ये अंदर पहुंचा ना, तो इसने वहाँ पर हलचल मचा दी और वहाँ होने लगा ऑक्सीलेशन। क्या होने लगा? ऑक्सीलेशन। और जब ऑक्सीलेशन होने लगा तो ये क्या किया, ये डंबल के फॉर्म में आने लगा। डंबल फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
ये इस तरीके से डंबल के फॉर्म में, जैसे डंबल जिम में उठाते हैं ना, इस तरीके से। तो ये पार्ट क्या होगा, अलग होने लगेगा, इसको कहते हैं डंबल फॉर्म। यही आगे जाते जाते क्या होगा, और ब्रेक हो जाएगा, और बड़ा बना दीजिए इसे, ठीक है। ये आगे जा करके फिर ये क्या होंगे, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं न्यूक्लियस। कौन कौन से बन जाते हैं, एक बन जाएगा ये बेरिलियम का, और दूसरा हो जाता है क्रिप्टॉन का। और यहाँ पर क्या मिल जाता है, +3 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, और प्लस एनर्जी मिल जाता है। तो ये क्यों हुआ, यहाँ पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हुई, न्यूट्रॉन के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी था, वो एनर्जी के साथ जब अंदर पहुँच गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीलेशन होने लगा, हलचल मच गई। ऑक्सीलेशन की वजह से ही ये क्या हुआ, डंबल फॉर्म में आकर के दो पार्ट में टूट गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये दो न्यूक्लियस बन गए अलग अलग। एक बात तो समझ में आ गई मैकेनिज़्म। अब एक चीज़ और समझिए कि आखिर ये होता क्या है ना, कि ये जो सीरीज़ बन रही है वो कब तक चलती है। कहा गया कि जनरली द फिशन न्यूक्लाइड्स कंटेन्स ए एक्सेस न्यूट्रॉन्स होंगे, एंड आर देयरफॉर हाईली अनस्टेबल होंगे। ये अनस्टेबल से स्टेबल तब तक नहीं हो जाते, जब तक हो नहीं जाते तब तक क्या करेंगे, दे अंडरगो बीटा डिके। क्या करेंगे, बीटा डिके करते रहेंगे हमेशा, जब तक स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए। जैसे मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, जिनॉन है 54 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 140, बीटा डिके किया, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर देखो 54 से 55 हो गया और 140 हो गया। यहाँ से तो बीटा निकला था ना, तो ये बढ़ क्यों गया, 54 से 55 क्यों हो गया। फिर बीटा भी डिके हो रहा था 56 हो रहा, फिर बीटा डिके हो रहा था 57 हो रहा। क्या हो रहा है ये, मैंने आपको पढ़ाया था अल्फ़ा बीटा गामा डिके। बीटा डिके में मैंने पढ़ाया था बीटा माइनस बीटा प्लस। जब बीटा माइनस पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि वहाँ से क्या निकल रहा है, हाँ न्यूक्लियस से निकाल रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो फिर आया इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन आया न्यूट्रॉन के उसमें कन्वर्जन के, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है। देखिए न्यूट्रॉन ही टूट करके प्रोटॉन बन जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था बीटा माइनस डिके में, एक लाइन लिखा था, हाँ न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है, प्रोटॉन में। अच्छा न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 0, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस। अब क्या बैलेंस हुआ, एक न्यूट्रल वाला पॉजिटिव में बदल गया, बैलेंस हुआ नहीं। तो क्या आना चाहिए, इस प्रोटॉन के पॉजिटिव कैंसिल करने क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, और वही इलेक्ट्रॉन का डिके हो जाता है। बात समझ में आती है। इसीलिए क्या रहा, देखो यहाँ बढ़ रहा, वो जो न्यूट्रॉन था प्रोटॉन में बदला, और प्रोटॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आया। इलेक्ट्रॉन क्यों आया, बैलेंस करने के लिए। तो जो प्रोटॉन आया वो तो रहा ना उसी के पास, डिके किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। तो ये इलेक्ट्रॉन चचा तो डिके कर गए, बढ़ कौन गया, प्रोटॉन बढ़ गया, और जब प्रोटॉन बढ़ गया तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू एटॉमिक नंबर बढ़ गया। फिर देखो फिर बढ़ गया, फिर बीटा डिके हुआ फिर बढ़ गया, फिर बीटा डिके हुआ फिर बढ़ गया। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बैलेंसिंग भी तो हो रही होगी। एक बात समझो, पहले यहाँ प्रोटॉन कितने थे 140 में से, अरे सॉरी प्रोटॉन 54 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 140, अरे मास नंबर 140 है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 96 मान लीजिए, 96 आ रहा। अब घटाओगे तो 95 आएगा। अब तो 95 अगर न्यूट्रॉन कम हुआ ना, फिर न्यूट्रॉन कम हो गया, फिर न्यूट्रॉन कम हो गया। न्यूट्रॉन कम करना ही तो हमारा काम है, तभी तो बैलेंस होगा। न्यूट्रॉन ही तो उसको तोड़ रहा था। बात क्लियर है, समझ में आ गई। न्यूट्रॉन ही तो इसको ब्रेक कर रहा था, इसके ब्रेकिंग को रोकना हमारा काम है। यही तो अनस्टेबल से स्टेबल बनना चाह रहा। अनस्टेबल से स्टेबल बनने के लिए वो न्यूट्रॉन निकाल रहा। न्यूट्रॉन निकालेगा कैसे, वो क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा न्यूट्रॉन को, किस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन रख ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डिके कर दे रहा। क्लियर, ये है फिशन। अभी फिशन में चेन रिएक्शन होती है वो समझ लेते हैं, और इसमें एनर्जी कैसे जनरेट होती है वो समझ लेते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट इसमें समझते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिशन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लिखना बंद कीजिए, पहले समझ लीजिए फिर नोट कीजिएगा, लिखिए नहीं। मैंने जो अभी आपको रिएक्शन दिखाया उसमें लास्ट में आया था क्यू,
और Q के बारे में मैंने बताया था कि वो होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। वो आता कैसे है, आखिर वो होता क्या है? तो मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाया और मास डिफेक्ट भी पढ़ाया, और साथ ही साथ आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन पढ़ाया था। मैंने बताया था कि जो मास होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, और जब भी न्यूक्लियॉन्स को मिला करके न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस मतलब वो बीच का सेंटर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनको मिला करके क्या बनेगा? न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियॉन्स को मिलाते हैं उस वक्त ज़रा उसका मास मेज़र कर लीजिए, और मिलाने के बाद जब न्यूक्लियस बन गया उस वक्त उसका मास मेज़र करिए। दोनों के मास में क्या होगा? डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस ही कहलाता है मास डिफेक्ट। क्लियर? हमें यही मास डिफेक्ट फाइंड करना है और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रहा है, इनिशियल में क्या है? हमारे पास यूरेनियम है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं, तो एक न्यूट्रॉन है तो एक का मास इतना हो गया, वो भी हमने लिया एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में। और उसके बाद हमने यूरेनियम का मास जो होता है वो लिख लिया, दोनों को ऐड किया, ये आ गया उसका मास। ये टोटल इनिशियल मास हो गया, यानी रिएक्शन के पहले। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके बाद रिएक्शन के बाद क्या चीज़ें मिली हमें? ये मिला और 3 न्यूट्रॉन मिले। इन तीनों को क्या करिए? मास को लेकर के ऐड कीजिए। यहाँ देखिए बेरिलियम का मास, क्रिप्टन का मास एंड 3 न्यूट्रॉन का मास, तीनों को सम किया, ये आ गया सम। ये रहा इनिशियल मास और ये रहा इसका रिएक्शन के बाद का मास। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कुछ है, 236 है, 235 है, कुछ डिफरेंस आ रहा। इन दोनों से डिफरेंस जो फाइंड करेंगे वो कहलाएगा मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट कितना है? 0.2153 एटॉमिक मास यूनिट। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हम लोग इसको एनर्जी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? मेगा इलेक्ट्रॉन 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक न्यूक्लियस, ये बात किसकी हो रही है? यूरेनियम 235 के एक न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन से जो बम्बार्डिंग कराएंगे तो सिर्फ एक चेन बनी। उस वक्त कितना एनर्जी में निकला? ये निकला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ज़रा इसको कंपैरिजन करते अपने सोशल लाइफ से कि आखिर ये है कितना। हमें पता तो चले कि ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे होता है ना भाई, सोना जो है 3 तोला सोना लेकर के आए, तो आम आदमी को 3 तोला सोना समझ में नहीं आता होगा क्या, तो उसे हाथ में पकड़ाओ तो समझ में नहीं आएगा। उसे बताओ कि हाँ ये 4 अंगूर के बराबर हुए तो अंदाज़ा लगा लेगा, अच्छा 4 अंगूर इतने बड़े होते हैं, इतना वजन होगा। तो सोशल लाइफ से ज़रा कंपेयर करना ज़रूरी होता है। तो इसको कंपेयर करते हैं। क्या कंपेरिजन किया हमने लिया टोटल एनर्जी रिलीज इन द फिशन ऑफ 1 kg ऑफ नेचुरली अकरिंग यूरेनियम। 1 kg यूरेनियम ले लिए और फिर क्या करिए? उस पर बम्बार्डिंग कराते हैं। पहली बात तो देखिए उस पर यूरेनियम में कितने न्यूक्लियस हैं, विच कंटेन्स अबाउट 2.56 × 10⁻24 एटम्स। 1 kg यूरेनियम लेंगे तो इतना एटम्स उसमें निकलेगा। इतने एटम्स पर एक एक न्यूट्रॉन को बम्बार्डिंग करा दो तो सब में कितना निकला? एक न्यूक्लियस से कितना निकलता है? 200 निकला ना, 200। तो 2.56 × 10⁻24 से में करोगे तो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया हमारे पास ये इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन को जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो? मेगा की जगह 10⁻6 रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻19 रखो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 10⁻14 जूल। यानी 1 kg यूरेनियम जिसमें कि 2.56 × 10⁻24 न्यूक्लियस है, उसमें एक बार न्यूट्रॉन लगाएंगे तो इतना एनर्जी मिलेगा हमें। अब ये एनर्जी कितना है पता है? 3 टन कोयला को बर्न कर दीजिए, 3000 किलो कोयला जलाएंगे, जितना एनर्जी मिलेगा उतना 1 kg न्यूट्रॉन यूरेनियम ले लेंगे उतना एनर्जी मिल जाएगा। 3000 किलो कोयले का मतलब ये कॉलोनी भर गई, छोटी कॉलोनी भर गई। इसे जलाते रहिए, कितना टाइम लगेगा जलने में, है ना? कितना धुआं निकलेगा, कितना एरिया लेगा, कितना मैन पावर चाहिए और कितनी बड़ी एरिया से उसे खुदाई करके लाना होगा। 1 kg यूरेनियम लिया, थैले में घुमा के चलते हुए ले आए और घर में ले जाके किचन में बम फड़ दिया, इतनी एनर्जी मिल गई। अब सोचो यही एनर्जी इकट्ठा मिल जाए तो ब्लास्ट होगा, ये होता है ब्लास्ट। और फिर ये एनर्जी एक बार हुआ है भी, ये चेन होती है। चेन अभी मैं आपको समझाता हूँ कि चेन में कैसे काम करता है, ठीक है?
चलिए नोट कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। रटेंगे तो चेन को रटना पड़ेगा, बना नहीं पाएंगे। आप इसकी मैकेनिज्म को समझ लीजिए हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये जो हाँ भाई लिखना बंद करो, पहले रुक जाओ। ये जो रिएक्शन होता है चेन के फॉर्म में होता है। कैसे होता है समझिएगा। ये रहा एक यूरेनियम का न्यूक्लियस, ये क्या है यूरेनियम का न्यूक्लियस 235। इस पर बॉम्बार्डिंग किससे करा रहे थे हम लोग, न्यूट्रॉन से। एक न्यूट्रॉन आ गया, दिख गया, दो चीज़ें क्लियर हो गई। ये सर्किल यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग करते ही तीन चीज़ें निकलती हैं, तीन चीज़ें। एक निकलता है बेरिलियम, ऊपर निकाल दीजिए। एक निकलता है क्रिप्टन, नीचे निकाल दिया। दो चीज़ें क्लियर हो गई बस। अब उसके बाद दूसरी चीज़ निकलती है वहाँ से न्यूट्रॉन, तीसरी चीज़ न्यूट्रॉन। दो चीज़ें निकल गई ना, बेरिलियम और क्रिप्टन। तीसरा चीज़ क्या निकलता है, न्यूट्रॉन। और कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, तीन। तीन ही तो निकलते हैं। पहला रिएक्शन देखिए, तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं। तीन न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। देखिए मैंने तीन न्यूट्रॉन निकाले, 1 2 3। इज इट क्लियर। ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया। ये न्यूक्लियस यूरेनियम क्या, एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग हुई, इसमें तीन चीज़ें निकलनी थी। फर्स्ट थिंग इज बेरिलियम, दूसरा क्रिप्टन, और तीसरा निकलना था तीन न्यूट्रॉन। तो तीन न्यूट्रॉन ऐसे निकला है। तीन न्यूट्रॉन में ना एक न्यूट्रॉन हैंडीकैप्ड है, अपाइज होता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो वो न्यूट्रॉन क्या कहलाता है, लॉस्ट न्यूट्रॉन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एलन। वो ले जाके यहाँ छोड़ दीजिए, डॉट बनाया, एन बनाया, छोड़ दीजिए। बाकी दो न्यूट्रॉन से दो अलग अलग यूरेनियम के न्यूक्लियस पर बॉम्बार्डिंग करा दीजिए, जैसे यहाँ कराया था सेम वैसे ही। यानी यहाँ से न्यूट्रॉन गया, ये कौन गया भाई, ये कौन जा रहा है, न्यूट्रॉन। कहाँ जाए, किसके पास जाएगा, यूरेनियम के न्यूक्लियस के पास। तो ये कौन है, यूरेनियम का न्यूक्लियस। जब यूरेनियम के न्यूक्लियस पर एक न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग करता है तो यही काम होगा एकदम। दो चीज़ें बनेंगी, बेरिलियम, क्रिप्टन, ठीक, और तीन न्यूट्रॉन आ गए, जिनमें से एक हैंडीकैप, किसी काम का नहीं। दो क्या करेंगे, फिर से न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग करेंगे, फिर कर दिया बम्बार्डिंग। एक ही चीज़ को कॉपी करना है। अब बना लोगे, अगर एक बन गया तो सब बन जाएगा। इसे ही कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं, अगर ये चेन रिएक्शन चलती रही तो ये क्या चीज़ है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर ये चेन रिएक्शन चलती रही तो ये क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब। और अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में हो जाए तो वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन तो है ही, वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो दो चीज़ हमारे पास न्यूक्लियर फिशन से ही आती है। न्यूक्लियर फिशन से दो चीज़ें मिली, एक मिला न्यूक्लियर बॉम्ब और दूसरा मिला न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी अगर ये रहा अनकंट्रोल्ड, ध्यान दीजिए भाई, ये आता है एग्जाम में, चेन रिएक्शन, तो एक चीज़ बनेगी। और ये अगर हो जाए कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो एक चीज़ बनेगी। पहले में बनेगा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसमें जो इस चेन को स्टार्ट करेगा फोड़ के भाग जाएगा, रुकेगा क्या, वो अनकंट्रोल्ड है। और अगर वो कंट्रोल करेगा तो वहाँ रुकेगा। तो जब कंट्रोल करके रुक रहा है वो क्या बनाएगा फिर, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। क्लियर। अब ज़रा अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल में फ़र्क समझो कि हम लोग कंट्रोल और अनकंट्रोल कर कैसे रहे हैं। कंट्रोल करते कैसे हैं वो समझिए। कंट्रोल करते हैं, कैडमियम और बोरॉन की रॉड आती है, वो क्या करता है ना, वो समझो एब्जॉर्बर है न्यूट्रॉन का। अच्छा, कंट्रोल करना हो, ये तीन न्यूट्रॉन मार गिराओ, सब खत्म, न्यूक्लियस तो रखा रहेगा। जब तक बम्बार्डिंग नहीं होगी तब तक ये फूटेगा नहीं, फूटेगा। बस वही काम करना है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लो। उसके लिए कौन सी रॉड की है, कैडमियम या बोरॉन, ये रॉड यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा होता है, उससे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। अब मान लो एक चीज़ और, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था ना, वहाँ एक चीज़ लिखवाया था कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही बम्बार्डिंग करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, फास्ट मूविंग नहीं।
और ये जो निकलते हैं ना बड़े फास्ट होते हैं, पहली बात तो ये। तो इसमें से सब नहीं बम्बार्डिंग करेंगे, और हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर यूज़ करना है तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बम्बार्डिंग हो ताकि हमें एनर्जी मिले। न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हमें एनर्जी चाहिए कंट्रोल्ड वे में, तो यानी हमारे स्लो चलते रहने चाहिए। स्लो चलाने के लिए क्या करते हैं समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड मॉडरेटर। जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं ना उनकी एनर्जी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कितनी होती है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फास्ट हो गए, लेकिन एब्जॉर्ब ईजिली, प्रोबेबिलिटी किसी ज़्यादा होती है ईजिली एब्जॉर्ब करने की जो स्लो चले। तो क्या करता है, यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई हैव गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग थर्मल न्यूट्रॉन्स। ये थर्मल न्यूट्रॉन कौन है? जो स्लो चलते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन जिनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.0235 है। यानी न्यूक्लियस यूरेनियम का किसको एब्जॉर्ब करना चाहेगा? थर्मल न्यूट्रॉन्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को नहीं, न्यूट्रॉन को नहीं, थर्मल को। किसको? थर्मल को। और थर्मल आपको बनेगा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। फास्ट मूविंग निकला लेकिन उससे थर्मल, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स निकला, कितना एनर्जी? कितना एनर्जी? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें चाहिए कौन सा? थर्मल। थर्मल बनेगा कैसे? मॉडरेटर से। मॉडरेटर एक मटेरियल होता है, इस एनी सब्सटेंस विच इज़ यूज टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जीज, इस एनर्जी पर लेकर के आ जाए। कौन होते हैं? ड्यूटोरियम ऑक्साइड, भारी जल, हैवी वाटर कहते हैं ना, ग्रेफाइट, बेरिलियम, ये मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल न्यूट्रॉन। 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, विच मटेरियल इज़ यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन टू थर्मल न्यूट्रॉन। कौन सा मटेरियल? ऑप्शन दे देगा या पूछ ले 2 नंबर में फिलअप करने के लिए, ये दे दिया। तो ये 3 मटेरियल इसके लिए यूज़ होते हैं। और कैडमियम और बोरॉन कहाँ यूज़ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस लिए? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन ख़त्म हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूज़न नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक, आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, करा देंगे भी। बैलेंस करने वाला